हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए प्रकाश का अपवर्तन का लेक्चर नंबर 5। और अगर इससे पहले का जो 4 लेक्चर है वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जा कर के देख ले। देखिए, आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखेंगे, क्रांति कोण को समझेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझेंगे और क्या होता है अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमारे आसपास जो कुछ घटना होते हैं उस घटना पर हम चर्चा करेंगे। होते तो बहुत सारे घटना, लेकिन हम कुछ घटना पे हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए, क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने से पहले कंसेप्ट को समझिए। ठीक, तो देखिए क्या है, मैंने ये ड्रॉ किया है। ये क्या है देख रहा है, डायग्राम दिखा दिए। ये सघन माध्यम है और ये क्या है, विरल माध्यम है। ये क्या है, सघन माध्यम है और ये क्या है, विरल माध्यम है। और देख लीजिए इसका अपवर्तनांक कितना है, μ2 है और इसका μ1 है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा वही ना सघन होता है और जिसका अपवर्तनांक कम वो विरल होता है। तो μ2 ज़्यादा होगा तभी तो ये सघन है और μ1 कम होगा तभी तो ये विरल है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि जब हम प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आएगा, क्या होगा, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आएगा तो क्या होता है, बताए थे लेक्चर नंबर 1 में क्या होता है, सीधा है। ठीक है ना, क्या सीधा। तो देखिए ये प्रकाश की किरण है, ये जाना तो चाहता है ऐसे, ऐसा ही नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या होगा, मुड़ करके जाएगा। तब किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, किधर मुड़ेगा। तो बताए थे लेक्चर नंबर 1 में कि क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, वह विलंब से दूर भागता है। क्या कर रहा है, भीड़ भाड़ वाला रोड से क्या कर रहा है, एकदम फ्री फॉर्म रोड पर जा रहा है तो क्या कहेगा, थोड़ा कहेगा ऐसे तैसे करके चलेगा। ठीक है ना, तो क्या कर रहा है, भीड़ वाले माध्यम से, ये कम भीड़ वाले माध्यम में जा रहा है तो क्या करेगा, दूर होकर के भागेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, अविलंब से दूर होगा। तो क्या कैसे जाना चाहता तो ऐसे, तो क्या करेगा ये, लेकिन जाएगा ऐसे। ठीक है, क्या किए, ये अगर I1 ले लिए तो यहाँ से हमको क्या ये मिला, ये ना मिला R1। अपवर्तन कोण क्या होता है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण। तो अभिलंब ये ना है मेरा, तो R1 क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। फिर और सोचिए हम क्या करते हैं, I1 से थोड़ा और एक एंगल पर हम दूसरे एंगल पर भेजें जो I1 से क्या हो, बड़ा हो जाए। तो बड़ा कब होगा, जब इधर हम भेजेंगे और उसी बिंदु पर आपतन करा दें। ठीक है, तो ये हुआ, तो ये क्या हुआ, I2 मान लीजिए। तो फिर ये कैसे जाना चाहता, ऐसे जाना चाहता। ठीक है, नहीं इधर, ये क्या करता, ऐसे जाना चाहता, लेकिन ये क्या करेगा, ये भी अविलंब से दूर जाएगा। तो दूर जाएगा तो देख रहे हैं जो जिसका I1 एंगल था वो यहाँ पे गया है, तो ये क्या करेगा, और इससे नीचे होकर के जाएगा। ये क्या करेगा, और इससे नीचे होकर के जाने का, ये क्या हो गया, R2 हो गया। फिर क्या करेंगे, देखते जाइए, जैसे जैसे हम I को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, R बढ़ रहा है। एक समय ऐसा भी आएगा, इमेजिन कीजिए, जैसे हम ये सब बढ़ाते जाएंगे, I को बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा भी समय आएगा, क्या हो गया, I3 हो गया। तो क्या होगा कि इसका जो अपवर्तन कोण है, अपवर्तित किरण है, वो इस पे चला जाएगा और ये R3 मान लीजिए, तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, होगा ना। क्या हो रहा है कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाते हैं तो किरण क्या होता है, अपवर्तित किरण अविलंब से दूर भागता है। तो अविलंब से दूर जाता जाता हम क्या करेंगे, I1 को बढ़ा रहे हैं। तो देख रहे एक ऐसा भी समय आ रहा है कि जब I1 इतना बड़ा हो गया है कि ये जो अपवर्तित किरण है वो क्या कर रहा है, संपर्क सतह को छू करके चला जा रहा है। जो दोनों माध्यम का जो संपर्क सतह है उससे होकर के छू करके चला जा रहा है। तो ये एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। कितना डिग्री बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो यही जो कोण है ना, ये कोण मेरा I3 हुआ, तो यही क्या कहलाएगा, क्रांति कोण कहलाएगा।
क्या कौन 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 कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाएगा। और इसको डिनोट करते हैं सी से, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। तो क्रांतिक कोण समझे क्या होता है कि वह आपतन कोण, जब पहले तो क्या करना चाहिए, किरण कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वह आपतन कोण जिसके संगत क्या अपवर्तन कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो या समकोण हो, वह आपतन कोण क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। समझ में आया? जिस आपतन कोण का संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो वह कोण क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक, फिर और इससे आगे और सोचिए, अभी यहीं पे रुकना नहीं है, इससे आगे और सोचना है। फिर देखिए अब यहाँ पे चला गया और फिर हम इससे भी बढ़ा दिए, क्या किए? क्रांतिक कोण से भी हम बढ़ा दिए, क्रांतिक कोण से भी बढ़ा दिए। तब तो देखिए तो ये क्रांतिक कोण से जो छोटा था वो तो यहाँ पे चला आ गया है। अब ये क्या होगा? ऊपर तो जा नहीं सकता, हर हाल में ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता तो क्या होगा? हमेशा ये अभिलंब से दूर ही जाएगा। लेकिन उससे जो छोटा एंगल है वो तो यहाँ पे जा चुका है, तो उससे हम क्या किए? हल्का बढ़ा दिए। तब तो ये क्या होगा? इससे भी नीचे जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा और ये हुआ, मान लीजिए I4 हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा? ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल ये वाला हो जाएगा क्या? R4 कहेंगे। अब वर्तन कोण ये नहीं हुआ, लेकिन ये और ये क्या हो जाएगा? ये कौन हो जाएगा? परावर्तन कोण हो जाएगा। क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है ना। देखिए तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि कोण आपतित हुआ इस बिंदु पर, और आपतित होने के बाद उसी बिंदु पर उसी की तरफ जिस माध्यम से आपतित हुआ उसी माध्यम क्या हुआ? परावर्तित हो गया। तो वह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समझ में आया? तो जब दर्पण में देखे थे प्रकाश का परावर्तन यही ना है कि जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में क्या हो जाओ? वापस हो जाओ। तो वही घटना तो परावर्तन कहलाता था। तो यहाँ पर देखिए तो वही तो घटना हुआ, लेकिन हम वहाँ पे देखे थे, पहला चैप्टर में देखे थे, परावर्तन के लिए क्या होती है? हमको दर्पण की आवश्यकता होती है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए बिना, ये पराभासी माध्यम है, ये दोनों क्या है? पराभासी माध्यम है। तो पारदर्शी माध्यम या पराभासी माध्यम, तो उसमें क्या होता है कि किरण आर पार चला जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि जब ये एंगल आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हुआ तो वो क्या हुआ? उसी माध्यम में रिटर्न आ गया, बिना दर्पण के क्या हो गया? परावर्तन कर गया। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते हैं। और ये क्या हुआ? परावर्तन हुआ, तो इसलिए इसमें अब क्या करेगा? परावर्तन का टोटल नियम को पालन करेगा। तो ये जो मेरा I4 हुआ, तो I4 जितना होगा उतना ही R होगा, यानी कि ये किसके बराबर हो गया? I4 के बराबर हो गया। समझ में आया? तो क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, तो वो किरण दूसरे माध्यम में नहीं जा करके उसी माध्यम में परावर्तन के नियम को पालन करते हुए, देखना रहा है ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। यानी परावर्तन का नियम यही ना कहता है I बराबर R। तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए उसी माध्यम में लौटने की घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्योंकि ये घटना परावर्तन है तो परावर्तन तो लगेगा ही, लेकिन ये माध्यम माने पारदर्शी माध्यम के अंतर्गत होता है, तो इसीलिए क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ठीक है, समझ गए? अब वीडियो को हम पॉज करके लिख देते हैं, फिर आप उसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक, अभी इसका डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्रांतिक कोण का डेरिवेशन, यानी क्रांतिक कोण को हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ठीक, लिख दे परिभाषा, वीडियो को पॉज करके लास्ट में लिख लीजिएगा कि क्या होता है क्रांतिक कोण। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से, देखिए सघन माध्यम से क्या बताया था कि जिधर मुंह खुला उधर से प्रकाश की किरण आ रहा है, तो इधर मुंह खुला यानी इधर से प्रकाश की किरण जा रहा है। तो जब प्रकाश की किरणें क्या होता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो वह आपतन कोण क्या? वह आपतन कोण, ये आपतन कोण है ना, तो वह आपतन कोण जिसके संगत का अपवर्तन कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। और इसे क्या C द्वारा सूचित करते हैं। तो अब इसका अलग ही एक सिंबल दे दिए C, तो ये क्या है? आपतन कोण ही ना, तो यही क्या कहलाएगा? C कहलाएगा। ठीक,
और ये क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। और अपवर्तित किरण क्या होगा, संपर्क सतह को छूते हुए पास कर जाएगा, क्या नाम, और ये क्या है, अभिलंब है। अब देखिए डेरिवेशन में, तो आपने स्नेल के नियम से जाने था, क्या स्नेल के नियम कह लीजिए या प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, तो स्नेल के नियम से, ठीक है ना, स्नेल के नियम से। तो आपने क्या हम बताए थे कि क्या हमको जिस माध्यम का अपवर्तनांक ले रहा है उसका गुण्य साइन और जो एंगल उस माध्यम में बन रहा है सो, तो हम अगर इसको ले म्यू2 को ले तो म्यू2 गुण्य और साइन, तो साइन और म्यू2 में कौन सा कोण बन रहा है, सी बन रहा है, तो साइन सी बराबर, और वो अपोजिट वाला थी, इसका अपवर्तनांक कितना था, म्यू1, तो म्यू1 गुण्य साइन और उसके बाद, ठीक है, साइन और साइन, इसके बाद म्यू1 में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री, ठीक हो गया। अब यहाँ से साइन सी का मानना है ना हमको, क्योंकि किसको प्राप्त करना है, फाइंड आउट करना है इसका क्रांति कोण को, तो साइन सी को इधर रखेंगे, तो साइन सी अब बराबर म्यू1 अब बटे, ये म्यू2 इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, तो म्यू2, और देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी गुणे 1। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि साइन सी बराबर म्यू1 बाई म्यू2। समझ में आया, यही डेरिवेशन है। और म्यू1 मेरा क्या है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, और म्यू2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, यानी कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक। और देखिए विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्यों होता है, हमेशा छोटा होता है, तो ये क्या होगा, छोटा वाला वैल्यू, ये क्या होगा, छोटा वाला वैल्यू, छोटा वाला मान, और ये क्या होगा, 12 वाला मान, 12 वाला मान। समझ में आया। अब देखिए तो साइन का मान हमेशा क्या होता है, -1 और 1 के बीच में होता है, यानी कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है। इसका अर्थ क्या है कि नीचे वाला हमेशा बड़ा रहेगा। तो देखिए तो यहाँ पे है कि ना, नीचे वाला 12। तो अगर याद नहीं रहा है तो डायरेक्ट साइन से ही बराबर लिख लीजिएगा, लिखिए, सोचिएगा कि साइन सी, तो साइन सी के साइन बराबर क्या होता है, P/H, तो H P क्या होगा, H के बराबर होगा, और नहीं तो छोटा होगा। तो समझ जाइए, ऊपर वाला क्या लेना है, छोटा लेना है, नीचे वाला बड़ा लेना है। तो दो माध्यम देगा, उसका पूछ लेगा क्रांति कोण, तो क्या करेंगे, ऊपर हम जिस माध्यम का अपवर्तनांक छोटा रहेगा उसके ऊपर लिख देंगे, और नीचे लिखेंगे जिस माध्यम का अपवर्तनांक क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ठीक। और उसके बाद साइन सी बराबर उतना हो जाएगा। फिर इसका अर्थ क्या हुआ कि कितना साइन का मान उतना होता है जो वैल्यू यहाँ पे आएगा, तो वैसे करके फिर हम सी निकालेंगे, ठीक है। इसे नोट कीजिए। फिर हम अभी देते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन को पढ़ाने के बाद हम न्यूमेरिकल भी देंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहीं पे देख लीजिए, जैसे कि म्यू2 क्या होगा, अगर म्यू1 हम हवा की बात कर ले तो समझते हैं ये हुआ जनरल फार्मूला। अगर हवा के लिए कह देते स्पेशल केस हो जाएगा। तो हवा के लिए क्या हो जाएगा, म्यू1 हवा के लिए क्या होगा, म्यू1, तो म्यू1 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू ए कितना होता है, म्यू ए बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से क्या निकल जाएगा, साइन सी बराबर 1/म्यू2। तो आप जनरल फार्मूला याद रखिए। अगर जनरल फार्मूला याद रहेगा तो जिस से आप क्या करेगा, सापेक्ष करेगा, जिससे कंपैरिजन करेगा उससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हवा बोल दिए तो 1/म्यू2 निकल गया, ठीक। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे पूर्णांतरिक परावर्तन को नोट कराते हैं। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या शॉर्टकट में कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहती है,
ठीक है ना। तथा क्या हो, आपतन कोण किससे, क्रांति कोण से अधिक हो। आपतन कोण क्या हो, क्रांति कोण से अधिक हो, तो वो किरण क्या होती है, दूसरे माध्यम में जाने की बजाय, दूसरे माध्यम में तो जाता नहीं है, क्या होता है कि उसी माध्यम में रिटर्न हो जाता है। कैसे, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए। और प्रकाश के इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ में आया। देख लीजिए फिगर द्वारा दिखा दिए। माध्यम क्या है, विरल माध्यम μ1 है, उसका अपूर्णांक सघन माध्यम है μ2 है। और यहाँ पर क्या है, ये आपतित हुआ किरण और परावर्तन के अपवर्तन के बाद ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्या हो गया कि क्रांति कोण से अधिक है आपतन कोण, यानी कि I क्या है ग्रेटर देन C है। और यहाँ पे क्या है μ2 इज ग्रेटर देन μ1। ठीक, तो होने के बाद क्या हुआ कि उसी माध्यम में रिटर्न आ गया परावर्तन के नियम के पालन करते हुए। तो ये किरण क्या कहलाएगा, परावर्तित किरण कहलाएगा। और ये कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाएगा। और ये आपतन कोण आपतित किरण हो गया। तो क्या, और क्या यहाँ पे हो जाएगा, कोण I बराबर कोण R, क्योंकि परावर्तन के नियम का पालन करते हुए जाता है। तो कोण I किसके बराबर हो जाएगा, कोण R के बराबर। ठीक, देखिए फिर उसके बाद कंडीशन, जैसे फिगर के बाद ये कंडीशन लिख लीजिएगा। पूछ देता है कि 2 नंबर में बोर्ड के भी एग्जाम में पूछ देता है कि कंडीशन क्या होगा। तो कंडीशन वही है, पहला कंडीशन क्या है कि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या है, किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरा क्या है कि आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। तो आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, दैट इज I इज ग्रेटर देन C। तो यही तो 2 कंडीशन था, यही ना 2 कंडीशन था। तो नंबर 1 कंडीशन, नंबर 2 कंडीशन, इसी को भाषा में ऐसे करके हम लिख दिए। ठीक, फिर इसके बाद इसको पहले वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए तीनों घटना को हम एक साथ लिख दिए हैं, जो ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्या होगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो 3 प्रकार की घटना घटता है। क्या होगा, एक तो होगा कि आपतन कोण क्या होगा, क्रांति कोण से छोटा होगा। तो जब तक छोटा होगा तब तक क्या होगा, अपवर्तन होगा। क्या होगा, अपवर्तन होगा। फिर क्या होगा, I क्या होगा, C के बराबर हो जाएगा। आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि जो अपवर्तित किरण है तो वो क्या करेगा, माध्यमों के अंतर पृष्ठ को छूते हुए पास हो जाएगा। ठीक है ना, छूते हुए गुजर जाती है। और जब क्या होगा, आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होगा तो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होता है। ठीक, देखिए अब न्यूमेरिकल दिए हैं, 2 न्यूमेरिकल दिए हैं। इसको वीडियो को पॉज करके खुद से बनाए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। करा हवा के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक √2 है। क्या करा, किसी हवा के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, √2 है। यानी कि एक μ2 दिया हुआ है √2। ठीक है, क्योंकि हम μ2 क्या लिए थे, सघन माध्यम का ना। तो यहाँ पे हवा के सापेक्ष कह रहा है, तो वो कोई भी माध्यम होगा हवा से ज़्यादा ही उसका अपवर्तनांक होगा, तो वो हवा के तुलना में क्या होगा, सघन होगा। तो ये μ2 दिया हुआ है √2। तो कह रहा है कि उस माध्यम के का हवा के लिए क्रांति कोण निकालिए। तो हम डायरेक्ट हम बोले अगर ये सब भी नहीं कुछ करना है तो कुछ नहीं कीजिए, डायरेक्ट क्रांति कोण का फॉर्मूला लिखिए। तो साइन सी बराबर क्या बोले, ऊपर में छोटका अपवर्तनांक। तो क्या करा, उस माध्यम का हवा के लिए क्रांति कोण, यानी कि माध्यम का निकालना किसके लिए, हवा के लिए। तो माध्यम और हवा में क्रांति अपवर्तनांक किसका छोटा होगा, देख रहे हैं इसका माध्यम का अपवर्तनांक √2 दिया हुआ है और इसका अपवर्तनांक हम जानते हैं 1 होता है हवा का। तो √2 से क्या होता है, 1 छोटा ना होता है। √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414, यानी 1 से देखना है ज़्यादा है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हवा का अपवर्तनांक, और नीचे में √2 यानी माध्यम का अपवर्तनांक। तो 1/√2 कितना साइन का मान होता है, साइन 45 का मान होता है। तो देखिए तो यहाँ से साइन है, तो ये इसका अर्थ क्या कि ये इसके बराबर होगा, यानी C बराबर 45 डिग्री। तो देखिए इस माध्यम का क्रांति कोण कितना हो गया, 45 डिग्री होगा। इसका अर्थ है कि हम 45 डिग्री से अधिक पर कोई भी किरण को आपतित कराएंगे तो वो क्या होगा, उसी माध्यम में रिटर्न आ जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन शो करेगा। ठीक है, और 45 डिग्री से हम कम पर आपतित कराएंगे तो वो अपवर्तित करेगा, यानी दूसरा माध्यम में जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है, किसी माध्यम का हवा के लिए क्रांति कोण कितना है, 30 डिग्री है। यानी कि C हमको दिया हुआ है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो यानी कि क्या दिया हुआ है, साइन 30 का मान हमको दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री बराबर। तो उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या ज्ञात करें। तो किसके लिए दिया हुआ था, हवा के लिए ना। तो हवा और किसी माध्यम में
छोटा अपर्णांक किसका होगा, हवा का। तो हवा का क्या होता है, 1 होता है। और उस माध्यम के लिए तो हम म्यू मान लेते हैं, उस माध्यम का अपर्णांक क्या मान लेते हैं, म्यू मान लेते हैं। तो म्यू, तो sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 बाय म्यू, तो यहाँ से तिरछातारछी गुना कीजिए तो देखिए तो निकल गया म्यू बराबर 2, यानी कि उस माध्यम का अपर्णांक कितना है, 2 है। उस माध्यम का अपर्णांक कितना है, 2 है। तो देखिए कितना आसान है। 2 और क्वेश्चन दिखाते हैं। अब देखिए 3 क्वेश्चन दे दिए हैं और इस क्वेश्चन का में ज्ञात करना है कि किरण के पूर्ण पाथ को दर्शाइए, पूर्ण पाथ को दर्शाए, यानी कि इसके बाद कहाँ पे दर्शाए, ठीक है। इसके बाद किरण कैसे जाएगा, देखिए यहाँ पे आपतित करा दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपतित करा दिया है और यहाँ पर भी आपतित करा दिया हुआ है। तो कह रहा है इसके बाद आपतित होने के बाद इस संपर्क सतह पर उसके बाद कौन सा घटना है और कैसे जाएगा जो हमको निकालना है, ठीक। तो निकालिए, केवल पाथ को दर्शाना है, वो एंगल उंगल निकाल लीजिए, ठीक है ना। पाथ को दर्शाना है तो दर्शाइए कैसे होगा। एंगल उंगल निकालने के लिए पहले ही हम अपर्तनांक और जो स्नेल के नियम से है उसे दिखा चुके हैं कि कैसे हम एंगल निकालेंगे, सो देख चुके हैं। केवल हमको किरण का पाथ चाहिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके बनाइए, ठीक है, हम बताते हैं। अब देखिए बना लीजिएगा तब। तो क्या है, क्रांति कोण पहले निकालेंगे। अभी हम बताया कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो हर समय देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। यहाँ पर क्या है, म्यू 2 है और यहाँ पर म्यू कितना है, 1 है, यानी 2 इज ग्रेटर देन 1। 2 क्या है, 1 से ज़्यादा है। इसका अर्थ क्या है, ये सघन माध्यम है, विरल माध्यम। इसका भी अपर्णांक 2 है, इसका अपर्णांक 1 है। इसका अर्थ है कि ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम। तो यहाँ पर भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए अपर्णांक कितना है, 2 है और यहाँ पर अपर्णांक कितना है, 1 है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। तो 3 घटना होती है और तीनों घटना डिपेंड किस पे करती है, क्रांति कोण पर। तो क्रांति कोण पहले हम निकालेंगे। तो साइन सी, और तीनों में देख रहे हैं हम एक ही सुविधा के लिए दिए हैं, एक ही ढंग का अपर्णांक दिए हैं, लेकिन आपको अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा। तो हम दे रहे हैं अधिक अपर्णांक किसका है, 2 है, तो बटा में 2 हो जाएगा। कम अपर्णांक कितना है, 1 है, तो 1 हो गया। तो 1/2 कितना होता है, sin 30 डिग्री का मान होता है, sin 30 डिग्री का मान। तो इसलिए C बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री, यानी अब क्रांति कोण 30 डिग्री आ गया। इसका अर्थ क्या है कि 30 डिग्री से कम पर जो आपतित होगा, जिसका आपतन कोण 30 डिग्री से कम होगा, तो क्या होगा, अपवर्तित शो करेगा, यानी अपवर्तन शो करेगा। तो देखिए ये क्या है, 30 डिग्री है, किसके साथ, आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है सो, तो ये अभिलंब के साथ बढ़ा रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या करा, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री है, इसका अर्थ क्या है, क्रांति कोण है। तो क्रांति कोण होता है तो क्या होता है कि अंतर पृष्ठ I बराबर C रहता है। तो अभी थोड़ा देर पहले दिखाया तो क्या होता है, संपर्क दोनों माध्यमों के अंतर पृष्ठ को छूते हुए गुजर जाती है। तो यही ना है दोनों माध्यम का अंतर पृष्ठ, तो इसको छूते हुए गुजर जाएगा, समझ में आया। तो यही करना था। फिर देखिए इसमें 30 में पहले देखिए आपतन कोण, तो आपतन कोण ये वाला ना होगा, अभिलंब ये है और ये आपतित किरण ये है, तो ये वाला कोण ना होगा। तो ये कितना 30 है और ये अभिलंब क्या होता है, 90 डिग्री आप लंबत रहता है, तो 30 डिग्री, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री, यानी हमको आपतन कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री देखिए तो 30 डिग्री से क्या है, 12 है। तो जब 12 रहेगा तो क्या करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन शो करता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ये 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री बना करके, इससे 60 डिग्री बना करके क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, ठीक। फिर इसके लिए देखिए तो क्या है, 20 डिग्री है, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है। तो ये देखिए आपतन कोण कितना है, 20 डिग्री है, क्या 30 डिग्री से छोटा है। तो जब क्रांति कोण से छोटा रहता है तो अपवर्तन शो करता है। तो इसको जाना चाहिए आ से, लेकिन क्या है विरल, तो ये आ से चला जाएगा, समझ में आया ना। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब से दूर होकर के चला जाएगा। तो देख लिए। और कोण भी कहेगा तो कोण साइन जानते हैं ना, μ2/μ1 बराबर sin r बटे sin r, यानी कि जी जब अभी दिखाते स्नेल का नियम क्या, जिस माध्यम का अपर्णांक लेंगे साइन गुने साइन किस, और उस माध्यम में जो कोण बनता है उसका साइन, ठीक, बराबर जिस माध्यम का यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुने साइन और दूसरे माध्यम में जो कोण बनता है सो, ठीक। देख लिए। अब हम लास्ट टॉपिक दिखा रहे हैं कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन के कारण हमारे आसपास जो घटना कुछ घटता है, उस घटना को हम
उल्लेखन कर रहा है, वर्णन कर रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे घटना घटता है, लेकिन हम कुछ घटना आपको सामने हम दिखाएंगे, ठीक ठीक है। तो हेडिंग लगाइए क्या, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक परिणाम, ठीक। तो देखिए पहला क्या है कि पानी से टंकी, पोखर या बाल्टी आदि से भरे, पानी से भरे, ठीक है ना, पानी से भरे, यानी पानी से क्या है, भरे टंकी, पोखर, तालाब आदि को हम के पेंदी को हम देखते हैं ऊपर से, तो क्या होता है, वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। दूसरा, कांच के स्लैब के नीचे हम क्या करते हैं, कोई कांच के स्लैब, उसके नीचे कोई अक्षर को रख दे जो लिखा हुआ है, और उसको ऊपर से देखेंगे तो लगेगा क्या कि ऊपर में उठा हुआ है वो अक्षर, ठीक। फिर तीसरा, किसी कांच के बर्तन में रखे पानी में पेंसिल, छड़ आदि को जब हम तिरछी डुबाते हैं तो क्या होता है, वो जो दोनों माध्यम का जो अंतर पृष्ठ है वहाँ से क्या लगता है कि टेढ़ा है, ठीक है ना। जैसे पानी में करछुल उड़छुल का जनरली देखे होइएगा घर में, तो रहता तो क्या लगता है, लगता नहीं रहता कि टूटा हुआ है, यहाँ पे ऐसे लगेगा, यानी ऐसे गया और ऐसे हो गया है, ठीक है, तो टूटा हुआ दिखाई देता पड़ता है, टेढ़ी दिखाई पड़ता है, ठीक। चौथा, पानी से भरे कांच के बर्तन में रखे नींबू को क्या करते हैं, पानी से बर्तन कोई भरा हुआ है, उसमें नींबू को रखे हुए हैं, तो उसको ऊपर से देखिएगा ना तो लगेगा छोटा नींबू है, लेकिन दिखाई देगा बड़ा। तो बड़ा क्यों दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर से बन रहा है ना, तो जितना नजदीक बनेगा उतना क्या होगा, बड़ा दिखाई देगा, ठीक। तो मरुभूमि में मरीचिका का बनना, ये एक परिणाम है, कभी काल पूछ भी देता है कि मरीचिका क्या होता है, या मरुभूमि में मरीचिका का परिणाम का क्यों बनता है, उसका उल्लेख करें, ठीक है। तो देख लीजिए मरीचिका क्या होता है, मिरेग। मरुभूमि का मतलब डिजर्ट, मरुस्थल, जानते हैं ना, जहाँ बालू ही बालू रहता है उसको मरुभूमि कहते हैं, दूर दूर तक कहीं घर उर की कोई उपाय नहीं रहता है। तो मरीचिका क्या है, मिरेज, यह एक धोखे की वस्तु है या प्रकाशीय भ्रम है, ठीक है ना, ऑप्टिकल इल्यूजन है। क्या है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। और ये बनता किसके कारण है, प्रकाश के अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सभी घटना उसी के कारण होता है, ठीक है ना, ऊपर ही हेडिंग है। तो यहाँ पे मरीचिका का अगर पूछ दे ऑब्जेक्ट, यानी 2 नंबर में लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि मरीचिका क्या है, तो इसलिए हम लिख दिया है कि प्रकाश के अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह दिखाई देता है। और ये गर्म क्षेत्रों मतलब गर्म क्षेत्र में कहाँ, जहाँ मरुस्थल है वहाँ पर क्या होता है, यात्री को यह जलाशय का आभास दिलाता है। यानी कि हम जल में हम देखते हैं चेहरा कैसे, दूर से देखते तो पानी कहीं पे तो ना देखते चमकता रहता है पानी, तो ऐसा ही क्या होगा, दूर से आप जाइएगा ना तो दूर आपके किराने आपसे दूर मरुस्थल में आप जब यात्रा कीजिएगा गर्मी के दिन, तो क्या होगा कि आपके से दूर लगेगा कि पानी जैसा है, लेकिन वो पानी एक्चुअल में रहता नहीं है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा वर्तन के कारण वो भ्रम उत्पन्न करता रहता है, ठीक है। तो यही होता है, ठीक। हम फिर दिखाते हैं कि मरीचिका बनता कैसे है, मिरेग किसी चीज़ का इमेज वहाँ पे कैसे बन जाता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इससे पहले नोट कीजिए। तो देखिए मरीचिका क्या बनता है, यही क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, बालू है, ये मरुभूमि का हम लिए हैं, गर्मी के क्षेत्र का, ठीक है ना। ये क्या है, बालू है, मरुभूमि है, तो यहाँ पे तो पानी उनी का कहीं व्यवस्था नहीं है, ये सब क्या है, बालू है। और लगे क्या कि जैसे पेड़ है ना, तो पेड़ का प्रतिबिंब दिखाई देगा कि नीचे पानी है और पानी में पेड़ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये पेड़ हुआ तो ये पेड़ जैसा दिखाई देगा, तो यही मरीचिका कहलाता है। क्या कहलाता है, मरीचिका कहलाता है। अब कैसे बनता है जो हम अभी दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जब गर्मी रहता है ना, गर्मी रहता है तो क्या होता है, बालू सब ज़्यादा हीट रहता है, तो बालू ज़्यादा हीट रहेगा तो उसके निकट जो बालू के जो निकट रहेगा वो हवा, तो उसका क्या होगा, प्रकाश से सघनता कम होगा, यानी कि वो जितना निकट रहेगा उतना क्या होगा, उसका प्रकाश से सघनता कम, यानी अपवर्तनांक कम होगा। तो अपवर्तनांक कम होगा तो क्या होगा, विरल होगा। फिर उससे ऊपर जाइएगा तो ऐसा ही क्या होगा, भिन्न भिन्न निरल होगा, ठीक है ना। क्या होगा, ये इस इतना मोटा यानी कि नज़दीक है, फिर इस सब का अपवर्तनांक क्या होगा कि कम होगा। फिर इससे इतना ऊपर मोटा लेयर को लेंगे तो क्या होगा, जो नीचे वाला है उससे अपवर्तनांक इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बालू से ज़्यादा ऊंचा। यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है तो क्या होता है, अपवर्तनांक बढ़ता जाता है। कब, जब गर्मी में। तो देख रहे हैं ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो क्या होता है, अपवर्तनांक या प्रकाशीय सघनता को ही ना अपवर्तनांक कहते हैं, तो क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि इसका अर्थ क्या है कि विरल से हम सघन की तरफ जा रहे हैं। अगर ठंडी का मौसम है या सामान्य है, तो ठंडी का मौसम है तो उसके
हवा में क्या होता है, पानी मिला हुआ रहता था। पानी मिलने होने के कारण क्या होता है, अपवर्तनांक उसका बढ़ जाता। तो जो जब वो निकट आ रहेगा पृथ्वी के, तो क्या होगा, उसकी सघनता बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो मौसम में, सामान्य मौसम में ठंडी में रहे तो अगर ऊपर से हम नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, अपवर्तनांक घटेगा, यानी सघनता से विरलता की तरफ जाएंगे। यानी कि जब ठंडी या सामान्य मौसम रहता है तो जो लेयर, जितना वायुमंडलीय हवा का जो लेयर यानी परत धरती से, पृथ्वी से जितना निकट रहेगा उसका अपवर्तनांक उतना अधिक होगा, ठीक। तो देखिए, तो हम गर्मी की बात कर रहे हैं, गर्मी में ना मरीचिका बनता है, तो क्या होगा, नीचे विरल होगा, ऊपर सघन होगा। तो क्या देखिए, ये पेड़ है, तो पेड़ से क्या होगा, यहाँ से हवा आएगा, तो ऊपर वाला क्या सघन है, नीचे वाला विरल है। तो सघन से जब विरल में आता है तो क्या होता है, अविलंब से दूर भागेगा। तो देखिए, ये आया यहाँ से, ऐसे प्रकाश की किरण, और यहाँ पे अविलंब डाले तो आता तो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्या होगा, अविलंब से दूर भागे। तो यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर, जैसे बहुत सारे अनगिनत पदार्थ है, ठीक है ना। तो फिर ऐसे हुआ, और यहाँ पर आते आते उसका जी यहाँ पे जो उसका ये कोण है, कोण आई है, वो क्या हो गया है, सी से बड़ा हो गया है। क्या हो रहा है, सी से बड़ा हो गया। तो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ये सब अपवर्तन हुआ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। तो क्या होगा, उसी माध्यम में वो रिटर्न चला गया, ठीक है। उसी माध्यम में वो क्या है, रिटर्न चला गया। यानी वो ऐसा ही आते आते क्या होता है कि वो उसी माध्यम में रिटर्न चला जाता है, ठीक है। और जिसके कारण फिर यहाँ से विरल से सघन में जाएगा, तो ऐसे घूमते घूमते जाएगा। तो यहाँ से देखिए, ये रेग यहाँ से मुड़ा हुआ, तो यहाँ पे देखिए यही है। तो यही ना है, क्या है, इसका इमेज बन गया। तो इसी के कारण हमको मरीचिका ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, नॉर्मली समझ गए। फिर और हम आगे बताते हैं, 2-4 और बताते हैं एग्जाम्पल। छठा देखिए, तारों का टिमटिमाना। ये सब क्या होता है, अपवर्तन के और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है, ठीक है। और हीरा का चमकना, तो हीरा क्यों चमकता है, देखिए कि इसका क्रांति कोण अपवर्तनांक कितना होता है, वो 2.42 होता है, जिसके कारण क्या होता है, क्रांति कोण बहुत छोटा होता है। यानी देखिए, जितना अपवर्तनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा, उतना क्रांति कोण क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि 1/μ होता है ना। तो क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, जब क्रांति कोण छोटा है तो अधिकांश रे आएगा, तो क्या होगा, अब अधिकांश रे आएगा, माने सब प्रत्येक कोण पर आएगा, तो अधिकांश रे आएगा वो, तो क्या होगा, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। अधिकांश रे का तो आपतन कोण क्या हो जाएगा, 24.44 डिग्री है, जिसके कारण क्या होगा, अधिकांश रे आए वो उसका आपतन कोण 24.44 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो जब जिधर माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम में लौट जाएगा। तो आपको ना लगेगा कि यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, वहाँ से सूर्य के वहाँ से किरणें अनगिनत निकल रहा है, यानी कि चमकने लगता है, ठीक है। जिसके कारण लगा कि इधर से आया फिर इधर चला गया, तो यानी चमकने लगता है, ठीक। और 8वां देखिए, क्या होता है, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त का होना। ये सभी जितना सारे घटना देखा है, और सारे बहुत सारे घटना है आपके आसपास, आप खुद ऑब्जर्व करते होइएगा। इतना से हम घटना को आपको लिख करके दिखा दिए हम, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, घटना अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होते हैं, ठीक। तो पूर्ण प्रकाश के अपवर्तन में दो चीज पढ़ना था। अपवर्तन वाला पार्ट खत्म हो गया। अब लेंस से अपवर्तन क्या करना है, लेंस से अपवर्तन। तो इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे क्या, लेंस। और लेंस के पढ़ने के बाद लेंस अपवर्तन, लेंस सूत्र देखेंगे, जैसे वहाँ पे दर्पण सूत्र देखे थे, अपवर्तन सूत्र देखे थे, यहाँ पर भी वो सब चीज़ देखेंगे, ठीक है। चीन परिपाटी देखे थे, तो वही चीन परिपाटी यहाँ पर भी देखेंगे। तो फिर से इसके बाद एक नया टॉपिक लेंस स्टार्ट होगा, तो लेंस इसके बाद चलेगा, ठीक है। इसके लिए इससे बीच में ही हम इसके बाद जो कल का लेक्चर आएगा तो वो मैथ को लाएंगे, क्योंकि मैथ बहुत दिन से रुका हुआ है। त्रिकोणमिति को उसमें हम खत्म कर दिया है। अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वास्तविक संख्या है, ठीक है। और उसके बाद बीजगणित पढ़ाएंगे। तो देख रहे हैं, बीजगणित सबसे बड़ा चैप्टर है, वो खत्म हो गया, तो समझ जाइए अधिकांश भाग मैथ का खत्म हो गया, ठीक। तो कल हम आएगा किस पे लेक्चर, वास्तविक संख्या है, ठीक है। और आज का वीडियो ये यहीं पे रहने देते हैं। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।